एंड वेलकम फ्रेंड्स, टॉपर बेंच में आप सबका स्वागत है। आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड लेकर के आया हूँ मैं, जो कि था क्लास 8 साइंस से रिलेटेड। और आज चैप्टर 13 टू चैप्टर 18 हम लोग पढ़ेंगे और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो मैंने कलेक्ट किया है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा और ज़रूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख करके जाना है इसको। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर साउंड। चैप्टर 13 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस पार्ट को। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है न्यूमेरिकल टाइप। अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स। 40 टाइम्स ऑसिलेट करता है, ठीक है, पेंडुलम, और 4 सेकंड में। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो एकदम देख कर ही एग्ज़ाम में जाना है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 40 है, टोटल टाइम टेकन 4 सेकंड्स। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड इक्वल टू होता है टाइम बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम कितना है? 4 सेकंड, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना है? 40। तो इसको कट करेंगे जब 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 का मतलब 0.1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का ये है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम। पर का मतलब बाय, पर बाय टाइम। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है 40, टाइम क्या है 4। तो इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो 10 पर सेकेंड हो गया, मतलब 10 पर सेकेंड हुआ। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 हर्ज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या एमसीक्यू में भी दे सकता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है। तो आप लोगों को याद रखना है कि वो हर्ज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस। नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे हार्मफुल है, हम लोग चैप्टर में भी देखे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। नॉइज़ पॉल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, स्लीपलेसनेस जिसको बोलते हैं, नींद ना आना, एनजाइटी, बेचैनी हो सकता है, हाइपर टेंशन हो सकता है, बहुत हाइपर टेंशन, टेंशन हो जाना, सर में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे? नॉइज़ पॉल्यूशन से। और इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने दिया है, जिसमें इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी, डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ऑसिलेटरी मोशन। ये जरूर ध्यान में रखना कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट क्या होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर्ज, ये याद रखना है। और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और ये पॉइंट भी याद रखना है, कैन साउंड ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में जहाँ पे एयर नहीं होता है वहाँ पे साउंड ट्रैवल हो सकता है क्या? नो, यहाँ पे ट्रैवल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड मतलब जिसको हम लोग सुन सकते हैं। तो ऑडिबल रेंज क्या होता है ह्यूमन बींग्स के लिए? वो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है, वो फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए साउंड का? 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक होना चाहिए। ये इतना इतना के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी है साउंड का तो ही हम लोग उसको सुन पाएंगे, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे। इसलिए इसको ऑडिबल रेंज बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा के लिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि ऑडिबल रेंज क्या है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जब रहेगा साउंड तो उसको बेसिकली डॉग या कोई एनिमल सुन पाता है। और 20 हर्ट्ज से नीचे अगर रहेगा तो वो हम लोग नहीं सुन सकते, और ना ही ऊपर रहेगा तो भी हम लोग नहीं सुन सकते। तो ऊपर रहेगा वो कौन सुन सकता है? डॉग या फिर कोई एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन हम लोग जानते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे शोर शराबा से होता है, और नॉइज़ पॉल्यूशन होता कैसे ये भी पूछा जा सकता है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे होता है ये तो बहुत इजी है, लाउड स्पीकर से होता है, फैक्ट्रीज़ वगैरह से होता है, व्हीकल्स का हॉर्न, व्हीकल्स का साउंड से होता है नॉइज़ पॉल्यूशन। फिर नॉइज़ पॉल्यूशन को हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वही है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन का नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवाया है।
तो इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? साइलेंसिंग डिवाइस लगा सकते हैं एयरक्राफ्ट इंजन में, व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन में, ताकि साउंड कम हो। ठीक है। नॉइजी ऑपरेशन जो भी हो रहा है वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर में कराया जाए, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे नॉइजी ऑपरेशन ना हो। फिर उसके बाद नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री और फैक्ट्री जो रहता है वो दूर में लगाया जाना चाहिए। टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम जो है वो धीरे चलना चाहिए। फिर हॉर्न्स जो है वो मिनिमाइज़ करना चाहिए, और ट्रीज शुड बी प्लांटेड मोर एंड मोर। ठीक है। तो ऐसे हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है इसका इम्पोर्टेंट, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से है। हाउ आर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड पिच रिलेटेड? कैसे रिलेटेड है आपस में फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और पिच? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज हायर, वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच। तो इस तरह से दोनों रिलेटेड है। देन अ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 14। तो चैप्टर 14 में क्या इंपॉर्टेंट है? चैप्टर 14 में पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन, द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होता है। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न? क्यों होता है? द डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल शोज दैट द सर्किट इज कंप्लीट एंड द सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज इट इज़ अ गुड कंडक्टर। जो सॉल्यूशन जो है वो गुड कंडक्टर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। पास होने के वजह से ही जो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है क्या? नो, प्योर वाटर डजेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जब सॉल्ट हम लोग ऐड कर देते हैं प्योर वाटर में, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है। तो प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, तो कौन सा वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? हम लोग तो सुने कि पानी हाथ में रहने से इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है, करंट शॉक लग जाता है। तो कैसे? यहाँ तो प्योर वाटर का वो बोला जा रहा है। तो प्योर वाटर में करंट नहीं आएगा, लेकिन जो टैप वाटर है, जो टैप वाटर, रनिंग वाटर जो होता है, जो वेल का वाटर है, जो डायरेक्ट हमें सोर्स से मिलता है, नेचर से मिलता है, उस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल सॉल्ट्स एडेड रहता है बहुत लिटिल अमाउंट में। और जब वाटर को प्योर करते हैं तो उसका जो सॉल्ट है वो ख़त्म हो जाता है, उसका मिनरल ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, तब बैड कंडक्टर हो जाता है। देन फिर हम लोग उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगी। ठीक है। टैप वाटर और प्योर वाटर, दोनों वाटर में यही फ़र्क है। हाँ, इस चैप्टर का अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने दिखाया है। इसमें इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है, और व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये दोनों पार्ट जो है ये कवर करना ही करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो विच इज़ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट? तो वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है वो हम लोगों का इस क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट इट्स वन यूज। It is the process of depositing a thin layer of one metal over another metal by passing electric current through an electrolyte. It is used in प्लेटिंग ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी विथ गोल्ड। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको बोलते हैं? एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर में एक परत चढ़ाना, एक लेयर चढ़ाना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में, प्लेटिंग करने में उसको यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर में गोल्ड का प्लेटिंग कर दिया जाता है ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। और व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस? इट इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये वन वर्ड आंसर का क्वेश्चन है कि नेम वन नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स हम लोग पढ़े हैं कि नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। नॉन मेटल में ग्रेफाइट बोल करके एक है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये एकदम याद रखना है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डिसएडवांटेजेस क्या है और एडवांटेजेस क्या है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो जब डिसएडवांटेज हम लोग देखेंगे, द डिस्पोजल ऑफ यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज हैजार्डस एंड कैन कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है तो उसका सॉल्यूशन जो बच जाता है, तो उसको जब हम लोग डिस्पोज कर देते हैं कहीं पे, तो उससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो ये है डिसएडवांटेज। और एडवांटेज बहुत इजी है और हमको याद भी रखना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एडवांटेज क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एडवांटेज से क्या होता है कि एक हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू कोट मेटल सरफेसेस
with desired metal coatings for decoration purposes. It saves metal surfaces from rusting. It saves metal surface from corrosion. It provides shiny attractive look. ये सब इसका फ़ायदे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर 16 लाइट, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किया है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये मैंने चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। अभी भी हम लोग देख लेते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो प्लेन सरफेस पे होता है। उसका जो सरफेस होता है, मिरर जो होता है, वो सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है, ठीक है, वो पॉलिश्ड होता है। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो होता है वो इरेगुलर सरफेस पे होता है। उसका सरफेस जैसे ऐसे इरेगुलर रफ होता है, ठीक है। और इसमें ऑल रिफ्लेक्टेड रेज जो होता है वो पैरेलल होता है। देखिए रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पैरेलल है, और इसमें रिफ्लेक्टेड रेज जो होता है वो पैरेलल नहीं है, जैसे तैसे निकल जाएगा। रिफ्लेक्टेड रेज आर इन वन डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में होगा रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे इसका अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेल्योर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो नो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डजंट मीन द फेल्योर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ होता है। क्या क्या है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइट चैप्टर का। ये क्वेश्चन आता ही है हमेशा एग्जाम्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज फाउंड इन कैलिडोस्कोप? कैलिडोस्कोप में कैसा रिफ्लेक्शन होता है? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, उसमें मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट? तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका एग्जांपल क्या है? रेनबो फॉर्मेशन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ह्यूमन आई विथ लेवल डायग्राम। तो ह्यूमन आई और उसका जो काम करना है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम भी आप लोगों को बनाना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर आइज़। अपने आइज़ का हम लोग कैसे देखभाल कर सकते हैं? तो रेगुलर चेकअप करा के, सूटेबल स्पेक्टेकल्स लगा के, बहुत नज़दीक या बहुत दूर से नहीं देखना है कोई चीज़ को। आइज़ को रेगुलरली फ्रीक्वेंटली वॉश करना है क्लीन वाटर से। नॉर्मल डिस्टेंस पे हम लोगों को रीड करना है। देन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 4 प्रॉपर्टीज़ बताना है इमेज का जो प्लेन मिरर से बनता है। द इमेज इज़ फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट जितना नज़दीक रहेगा उतना ही दूर उसका इमेज बनेगा। इमेज जो बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है, और इरेक्ट होता है, और सेम साइज़ होता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है वही साइज़ होता है इमेज का भी, और इरेक्ट होता है एकदम सीधा। द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, और उल्टा होता है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है सोलर सिस्टम से। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में डिफरेंस क्या है? तो आप लोग देख सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट जो होता है वो सेलेस्टियल बॉडी होता है जो रिवॉल्व करता है प्लैनेट के अराउंड, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है वो मैन मेड होता है, ठीक है। ये कोई भी काम में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते नेचुरल सैटेलाइट को, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है हम टेलीकम्युनिकेशन के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन डिफाइन लाइट ईयर। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड किलोमीटर्स? 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। देन व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग? ये भी इंपॉर्टेंट है। रिमोट सेंसिंग होता क्या है जो हम लोग मैनमेड सैटेलाइट से यूज़ करते हैं? Collecting information from a distance by satellites is known as remote sensing. Then इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिलेशन? नेम एनी 2 कॉन्स्टिलेशंस। तो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। एग्जाम्पल उर्सा मेजर एंड ओरियन। देन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉमेट्स एंड मेटियोर्स? कॉमेट्स आर हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन in an elliptical path.
Comets have a long illuminating tail. Or meteors are pieces of rocks floating in space which gets heated up on entering into the Earth's atmosphere. Meteors do not have a tail. और स्केच ऑफ सोलर सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है ये कि इसका स्केच ड्रॉ करने के लिए लेबल करके सारा प्लैनेट्स को। तो आप लोग एक बार बुक से भी अच्छे से देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए डायग्राम बनाने का। नेक्स्ट चैप्टर है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसिड रेन से रिलेटेड। ठीक है, एसिड रेन क्या है, इसमें क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू एसिड रेन, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एसिड रेन होता कैसे है, ठीक है, लेकिन इसमें व्हाट इज एसिड रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ही ये आंसर भी इसी में आ जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, sulfur dioxide are the pollutants which react with the water vapor present in atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid. These acids come down with the rain, making the rain acidic. This is called acid rain. तो एसिड रेन का डेफिनेशन भी हो गया और ये क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। और फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या असर होता है एसिड रेन का, क्या नुकसान होता है, क्या असर होता है। तो इससे कॉरोजन ऑफ मेटल हो जाता है, डैमेजेस बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचरल मटेरियल्स, इट कॉजेज डायरेक्ट डैमेज टू प्लांट्स एंड क्रॉप्स, इट कॉजेज स्किन इरप्शंस इन ह्यूमन। तो ये सब इसका एसिड रेन का नुकसान है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है द ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स वार्मिंग ऑफ द अर्थ's environment. When the sun's rays falls on the earth, a part of radiation that falls on the earth is absorbed by it and a part of reflected back into the space. तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसके बाद कुछ जो रेडिएशन होता है उसको ट्रैप कर लेता है और अलाउ नहीं करता बाहर जाने के लिए, तो उससे कारण हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हीट हो जाता है। और ग्रीन हाउस गैसेज है उसका नाम भी याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये है। और ग्लोबल वार्मिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड एक्सेसिव हीट which is trapped by greenhouse gases. It results in the melting of glaciers and increase in sea levels which causes floods in the low-lying areas. तो यहाँ पे ये क्लास 8 का थर्ड पार्ट ख़त्म हो रहा है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।